गुड इवनिंग इंडिया। नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी अच्छे से चल रही होगी। और ज़िंदगी में देखिए बहुत ही बड़ा महत्व होता है हमारे सगे संबंधियों का, हमारे मित्रों का, लेकिन उसमें भी जो हमारे ख़ास दोस्त होते हैं ना, उनको बहुत करीब रखिएगा, यानी कि किताबें। और किताबों की एक ख़ास बात यह है कि एक विषय पे आप कुछ ढूंढने निकलें तो आपको जानकारी का समंदर आपके हाथ लग जाता है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें नित नया एडिशन भी हो रहा है, रोज़ नई किताबें बाज़ार में हमारे पढ़ने के लिए आ रही हैं। ऐसी ही एक नई ख़ास किताब आई है विजय चौक लाइव, जिसके लिखने वाले हैं शिवेंद्र कुमार सिंह। आइए मिलवाते हैं इस किताब के लेखक से आपको। शिवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शिवेंद्र, ये बताइए कि विजय चौक लाइव सुन के लगता है जैसे पत्रकारिता पे है किताब, उसके इर्द गिर्द है, क्या ऐसा है? बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ही है, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो पत्रकारिता में दो चीज़ें हो सकती हैं। आप कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। मेरी किताब में ये नहीं है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि क्या होना चाहिए ये हमको सबको पता है। हो क्या रहा है दरअसल इस वक्त जो पत्रकारिता का स्वरूप है, खासतौर पर प्राइवेट चैनल्स का, पिछले जो 1.5 दशक की अगर बातचीत की जाए, उस 1.5 दशक में जिस तरीके से दौर बदले हैं, जिस तरीके से खबरों का अंदाज बदला है, कलेवर बदला है, दर्शकों का टेस्ट बदला है, उन सारी चीजों का जो लेखा जोखा है वो विजय चौक लाइव है। और नाम विजय चौक लाइव इसीलिए है, जैसा आपने पूछा, पत्रकारिता, क्योंकि इस वक्त अगर तीसरी दुनिया में खबरों की अगर कोई सबसे बड़ी जगह है तो विजय चौक ही है। वहां पर आप एक समय में 60-70 ओबी वैन देख सकते हैं, 100-150 पत्रकार देख सकते हैं, और हर बड़ी खबर अगर राजनीति से जुड़ी हुई है तो वो विजय चौक से ही पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जा रही है और अलग अलग हिस्से में जा रही है देश के। तो इसलिए इस किताब का नाम विजय चौक, और लाइव, चूंकि सब कुछ लाइव है यहाँ पे। पर सुन के कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी इसमें छिपा हुआ होगा जरूर पत्रकारों का और इस फील्ड से संबंधित। तो कैसा एक्सेप्टेंस फ्रेंड्स से मिला? एक्सेप्टेंस तो अभी 2 दिन पहले किताब रिलीज हुई है, पहुंची है लोगों तक, लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। क्रिटिसिज्म शब्द में से बचूंगा। मैं ये कहूंगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए तो हमें पता है, क्या हो रहा है ये इसमें जिक्र है। मुझे अच्छे से याद है, आज से 10-12 साल पहले हम लोगों से कहा यह जाता था कि सुबह के वक्त हमें दर्शकों को यह बताना है कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम संगीत की बातें करेंगे, हम थिएटर की बातें करेंगे, हम सॉफ्ट स्टोरी जो कहते हैं वो करेंगे, फीचर करेंगे। वो अब सेक्शन खत्म हो गया धीरे धीरे मीडिया से। तो अब फटाफट खबरें, दनादन खबरें, टॉप 10, मतलब खबर कहां है वो एक समस्या है। दूसरी चीज ये है कि ये उस देश की मीडिया के बारे में बातचीत हो रही है जहां के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि भारत में मीडिया इतना ताकतवर है कि, और ना सिर्फ ताकतवर है बल्कि वो इतना अलर्ट है, इतना जागरूक है कि भारत में अब भूखमरी नहीं हो सकती। भारत जो है वो भूखमरी से सुरक्षात्मक तरीके से बच सकता है। एक तस्वीर ये होती है। दूसरी ये भी बात है कि आप देखें, बहुत बड़े बड़े ऐसे मामले आए देश में, चाहे वो जेसिका लाल का हो, प्रियदर्शनी मट्टू का हो। प्रिंस को बचाया, एक टेलीविजन चैनल की मुहिम ने एक घर के एक चिराग को बचा लिया, ये ताकत है। लेकिन एक गीतकार लिखता है कि टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा। तो जो घाघरा ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है, वो ब्रेकिंग न्यूज क्यों बनता है, वो इस किताब में है कि किस तरीके से हम जो दौर हमने देखा है पिछले 1.5 दशक का, वो पूरा का पूरा टेलीविजन की जो तस्वीर बदली है वो इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। पर यहाँ पे हम श्योर बहुत सारे दर्शक भी मेरी तरह ये जानना चाहते होंगे शिवेंद्र, के खुद आप एक निजी चैनल में पत्रकार हैं, ऐसे में ये कड़वी सच्चाई आप उनके सामने रख रहे हैं, परोस रहे हैं, क्या लगता है कैसा रिएक्शन रहेगा? मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं। जो पाठक है उसको तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम उसके बेडरूम में जाते हैं। मुझे कई लोग, सुबह मॉर्निंग वॉक करते वक्त मैं जाता हूं तो कई लोग कुछ खास पत्रकारों के नाम लेकर कहते हैं कि अगर हम उनका बुलेटिन ना देखें तो हमें नींद नहीं आती है। मतलब इतना ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग पर हम छाए हुए हैं पत्रकार के तौर पर, और खासतौर पर टीवी पत्रकार के तौर पर। लेकिन जब उसी टीवी पत्रकार के काम करने के तरीके और काम पर्दे के पीछे की जो कहानियां हैं, तो पाठकों को तो मेरे ख्याल से बहुत मजा आएगा। रह गई बात पत्रकारिता में जो लोग हैं, जो खुद इन मजबूरियों से या इन परेशानियों से 2-4 होते हैं, मुझे लगता है उन्हें भी खराब नहीं लगेगा। खराब इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हो, या मुझे ऐसा लगता हो कि मैंने कोई पोल किसी की खोली हो। मैंने किसी की पोल नहीं खोली है। मैंने किसी भी बुराई को इस तरीके से नहीं प्रोजेक्ट किया है कि मैं उस बुराई को प्रोजेक्ट करके अपने आप को अलग हट जाऊं। मैंने हर जगह यह बताया है कि मैं इस सिस्टम का मैं भी हिस्सा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूं। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कोई अफसोस है कि मैं टीवी पत्रकार क्यों बना। लेकिन हाँ, ये एक आईना है, एक परेशानियों की तरफ उंगली उठाती है किताब। और
उन लोगों की तरफ इशारा करती है जो लोग चैनलों की दशा दिशा तय करते हैं कि ये किताब है, इसको आप देखें। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, अगर ये छोटी परेशानियां जो हैं जिनका कोई बहुत बड़ा ना तो सरोकार है ना कुछ, लेकिन वो होती हैं, उनको भी अगर सॉल्व कर लिया जाए तो शायद जो प्रेशर की बात हम करते हैं या जो छोटी गलतियां होती हैं हमसे, वो शायद नहीं होंगी। इसका जिक्र इस किताब में है। तो वैसे तो जर्नलिज्म एंड राइटिंग गो हैंड इन हैंड, तो ये क्या जब जर्नलिस्ट बनने का सोचा था तभी से था दिमाग में कि लेखन करना है, या यू कम फ्रॉम इलाहाबाद जो गढ़ रहा है लेखकों का, तो क्या वहीं से दिमाग में आया था? मेरे दिमाग में तो था हल्का कि मैं किताबें लिखूंगा, और मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो एक किताब अपने जीवन में जरूर लिखे। 95 में मेरा पहला आर्टिकल छपा था, तब मैं 12th में पढ़ता था। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आया, मैंने पत्रकारिता शुरू की, तो शुरुआत में मुझे पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे अहमद फराज, वो मिले, और खैर वो नहीं रहे इस दुनिया में। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही थी, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि शिवेंद्र, 2 चीजें जिंदगी में जितनी देर से कर सकते हो उतनी देर से करना। तो मैंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि कौन सी 2 चीजें? तो उन्होंने कहा कि पहली, किताब बहुत देर से लिखना, और शादी देर से करना। तो चूंकि मैंने शादी जल्दी कर ली थी, इसलिए मैंने किताब देर से लिखी, और अब चूंकि देर से पहले लिखी थी तो अब कोटा जल्दी करने के लिए अब जल्दी लिख रहा हूं। दूसरी किताब है, कोशिश करूंगा तीसरी पे काम कर रहा हूं। तो दिमाग में था किताबें लिखना, बस ये है कि अब दिमाग में होने के साथ साथ अब वो वक्त निकाल पा रहा हूं, अब वो उस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पा रहा हूं, अपने टाइम को मैनेज कर पा रहा हूं कि हाँ, बैठूं और बैठ के किताबें लिखूं। और पहली किताब आपकी एक कलेक्शन ऑफ मेमोयर्स था कि आपकी जो स्मृतियां थी, आप पाकिस्तान के तौर पे गए, वहां पे जो खट्टे मीठे अनुभव आपके रहे, उस पे आपने लिखा था। तो क्या उसको जो एक बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिला, उसने एनकरेज किया दूसरी किताब के लिए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं और जिस काम जो आपकी फील्ड नहीं है, क्योंकि जब तक आपने किताब लिखी नहीं है तब तक आप लेखक नहीं हैं, आप एक पत्रकार हैं। तो मैंने जब पहली किताब लिखनी शुरू की तो मैं एक पत्रकार की हैसियत से किताब लिख रहा था, और मेरे मन में किताब के छपने तक ये सवाल था कि क्या मेरी किताब की 10 प्रतियां भी बिकेंगी? क्या कोई क्यों खरीदेगा? कोई मुझे मेरी किताब क्यों पढ़ेगा? और खासतौर पर पाकिस्तान जैसे विषय पर, जिस पर एक तो लोगों की बहुत मिली जुली राय होती है, पहली बात। दूसरी, बहुत बड़े बड़े लेखकों ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तो ये डर था। लेकिन जब वो किताब अच्छी तरीके से सराही गई, उसके अनुवाद आए इंग्लिश में, उर्दू में, तो लगा कि नहीं यार, लोग पढ़ने वाले हैं, और अगर उनको आप एक नए तरीके से एक नई चीज पेश करें तो आप कम से कम पाठकों से ये शिकायत नहीं कर सकते हैं कि नहीं, उन्होंने पढ़ी नहीं। आपको उन्हें अच्छी चीज देनी होगी, आपको उन्हें मजेदार तरीके से देना होगा पढ़ने का। जो आपका मटेरियल है, जो सामग्री है, वो पढ़ेंगे। तो वहां से उत्साह बढ़ा, और उसका नतीजा ये दूसरी किताब इस वक्त आपके हाथ में है। तो इतनी हम बातचीत कर रहे हैं, विजय चौक लाइव, ये नई किताब शिवेंद्र कुमार सिंह की आई है, और इस किताब का हाल ही में विमोचन हुआ। अगर कोई मीडिया से बाहर का इंसान इसको पढ़ेगा, पाठक पढ़ेगा, जो केवल पाठक है या दर्शक है, या एक उदीयमान पत्रकार है, या पत्रकार बनना चाहता है, पत्रकारिता का छात्र है, एक सामान्य नागरिक भी है, तो उसके मन पे हम लोगों के बारे में क्या राय बनेगी, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नहीं होगी। चीजें सचमुच उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि अगर हम केवल अंतर कथाओं के आधार पर और अंतर कथाओं का एक बड़ा रोचक, पठनीय, कल्पनाशील वर्णन ही करें, तो फिर कौन सा दुनिया में क्षेत्र ऐसा है जहां पर इस तरह के लोग, इस तरह के चरित्र पात्र नहीं मिलेंगे? क्योंकि मनुष्यता कुल मिलाकर सब जगह एक जैसी ही है। तो कम से कम मेरा अनुभव यह है कि हम सभी का होगा कि हमने इन चैनलों में और अपने अखबारों में भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंसानों को पाया है, बहुत अच्छे अच्छे मित्रों को पाया है। मीडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी लेवल पर काम कर रहे हैं, सब जो है उसी प्रकार की बुराई में शामिल है। सब उतना ही बुरे हैं, चाहे वो जिस जगह काम कर रहे हों, और शायद कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और जो लोग मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, टेलीविजन मीडिया में खास तौर से ऊपर से नीचे तक, तो या तो जो लोग ऊपर हैं, जो जिसको हम बॉस बोलते हैं, वो इतना जो है वो मतलब क्रूर, निर्मम, वहशी, हैवान किस्म का व्यक्ति है कि उससे सब आतंकित रहते हैं। और जो लोग नीचे हैं वो
इतने शोषित हैं और इतने दबे हुए हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है और किसी प्रकार की आज़ादी न्यूज़ रूम में नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सच नहीं है, ये सच है, लेकिन सच के साथ और भी बहुत सारे सच हैं जहाँ कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। इस किताब के अंदर जो नेगेटिविटी नजर आती मुझे लगता है कि वही इस किताब की खूबसूरती भी है, कि जैसे अब कुछ लोग इस आधार पे सिर्फ ये खाका खींच लें कि नहीं पत्रकारिता तो ऐसी ही होती है या टीवी जर्नलिज्म ऐसा ही होता है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका सरलीकरण होगा। यहाँ पे जब आप प्रतिभा आडवाणी और प्रतिभा पाटिल का जिक्र करते हैं और एंकर उनके बीच में फर्क नहीं कर पाता, और फिर बाद में जब वर्कशॉप होती है उस वर्कशॉप के अंदर एक महोदय समझाते हैं, भाई अरे एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 6 बार बोलोगे तो ये लेजीनेस नहीं है, ये मतलब इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता जाता। बट ये क्या हिंदुस्तान के सारे एंकर ऐसा करते हैं? हमारे ख्याल से नहीं करते। लेकिन अगर कहीं कोई एंकर इस तरीके से करता है तो उसको रेखांकित करके मजबूती के साथ बताने का काम हम पत्रकारों का है, क्योंकि देखो ये भी गलती आप लोगों से हो रही है और मुझे लगता है ये काम इस किताब ने किया। तो शिवेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ हैं और उनकी हाल ही में रिलीज हुई है किताब विजय चौक लाइव, इसी पे बातचीत हम उनसे कर रहे हैं। शिवेंद्र, यूं तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इसको खरीदें, पढ़ें, सराहें, लेकिन इसमें से कुछ कोई अंश, कोई हिस्सा, कोई रोचक चीज जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? अब बहुत सारी छोटी छोटी इसमें कहानियां हैं, किस्से हैं टीवी के। मुझे लगता है कि अगर एक बहुत छोटा सा किस्सा मैं बताऊं कि हम लोग जब पीसीआर में होते हैं तो किस तरह का प्रेशर होता है दर्शकों के लिए। एक अगर छोटी सी लाइन बता दिया जाए तो ये प्रोग्राम भी जहां से कंट्रोल किया जा रहा है उसको पीसीआर कहा जाता है। अब अचानक एक खबर आई कि मुंबई में एक पुलिस कमिश्नर जो है वो बदल गए हैं और उनका जो पहले पुलिस कमिश्नर थे उनको जाना था, उनकी जगह दूसरे पुलिस कमिश्नर जो थे वो नए, उन्होंने पदभार लिया था। तो एंकर को ये बताया गया कि ये नए पुलिस कमिश्नर हैं और आप वहाँ जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे पूछें उनके बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, कैसा था, उनके सामने चुनौतियाँ क्या होंगी, क्योंकि मुंबई आपको पता है अंडरवर्ल्ड तमाम सारी चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। अब एंकर चूंकि उनको शायद समझ में नहीं आया या वो सकपका गई या जो भी हुआ, इसकी वजह नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूछा कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं। तो इस तरह की जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा कि इस तरह के एनेक्डोट्स हैं, क्योंकि ये हमारे आंखों के सामने गुजरा है, हमारे आंखों के सामने की चीजें हैं जो हमने देखी हैं। या पिछले दिनों जब मंदी आई तो कॉफी की मशीनें होती थी चैनलों में, वो हटा दी गई और कहा गया कि अब अगर आपको कॉफी पीनी है तो आप 4-5 रुपए की कॉफी जो है खर्च करिए और पीजिए। या फिर एक चैनल में कहा गया कि अब आपको चैनल में आना है तो ड्रेस कोड होगा, उस ड्रेस में आना है। तो ये जो मजेदार किस्से हैं ये बेसिकली कोई ऐसा कोई रहस्योद्घाटन नहीं है, लेकिन ये दर्शकों को नहीं पता होता, दर्शकों को नहीं पता होता कि एक कॉफी की मशीन भी कितनी मजेदार चीज हो सकती है। तो उस पे मैंने चुटकियां ली हैं और जो सारी जो बुलेटिन की प्रक्रिया है इस किताब के अंदर वो बहुत तुकबंदी के हिसाब से हेडलाइंस लिखी गई हैं। जैसे एक हेडलाइन अगर मैं कॉफी वाली बताऊं तो वो हेडलाइन है कि मंदी का रोना रोकर हटाई गई कॉफी की फ्री मशीन, अब पीनी है कॉफी तो खर्च कीजिए ₹3। तो इस तरीके से पूरी की पूरी किताब में तुकबंदी की है मैंने हेडलाइन में, और कोशिश ये की है कि दर्शक, मेरे दिमाग में जब भी कोई चीज लिखता हूं तो सबसे बड़ी चीज होती है कि पाठक के पास जब किताब जाए तो वो उसको इतना मजा आए कि वो रख ना पाए किताब, वो पढ़ता जाए। तो वो मैंने उस चीज का ध्यान रखा है। पता नहीं मैं कितना सफल हुआ हूं, लेकिन कोशिश यही की है कि वो पढ़े शुरू से लेकर अंत तक और उसको मजा खूब आए। और किसी तरह के चैलेंजेस भी आए इसको लिखने में? चैलेंजेस आ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस मामले में शुक्रगुजार हूं अपने ऑफिस के कलीग्स का, सीनियर कलीग्स का, जिन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि हाँ तुम कोई किताब में ऐसी बात नहीं लिखो या वैसी बात मत लिखो। चूंकि हम सब ये जानते हैं कि हम किसी ना किसी लेवल की, किसी ना किसी स्तर की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम अगर अचानक ये खड़े होकर कह दें कि नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि समाज में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम दो चीजें होती हैं, एक तो हम परेशानी को स्वीकार ही ना करें और दूसरा ये कि हम स्वीकार करें और उसको ठीक करने की दिशा में काम करें। तो मुझे इसलिए कोई चैलेंजेस नहीं आए, क्योंकि मेरे भी ऑफिस में लोगों को पता है कि हाँ ये परेशानियां तो हैं। अब उन परेशानियों से नजरें छुपाना या उससे मुंह मोड़ लेने से बेहतर है कि हम उसके बारे में बातचीत करें, और ये किताब उन्हीं परेशानियों की बातचीत करती है, इसलिए मुझे कम से कम कोई चैलेंज नहीं आया। एंड यूर यंग राइटर और हिंदी में आप लिखते हैं, तो अमूमन हिंदी के लेखकों की इन दिनों ये शिकायत बहुत ज्यादा है कि हिंदी का पाठक वर्ग घट रहा है
उसको खरीदने वालों की संख्या घट रही है, थोड़ा सा डिस्करेज्ड महसूस करते हैं। इसी तरह की शिकायत रीजनल राइटर्स की भी है। आपका क्या नजरिया है? मैं अलका आंकड़ों के लिहाज से तो नहीं बता सकता कि क्या वाकई ये बात सच है कि पाठक कम हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में कुछ एक बहुत अजीब सी स्थिति ऐसी बन रही है जहां पर हम कुछ चीजों को चाहते नहीं हैं, लेकिन समाज में हम अपने आप को बनाए रखने के लिए उन चीजों को जबरदस्ती चाहने लगते हैं। मसलन उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं कि मैं जब ऑफिस से लौट के आता हूं तो मैं पंडित भीमसेन जोशी का फला राग सुनता हूं और मेरी थकान मिट जाती है, तो मैं अचानक बुद्धिजीवी हो जाता हूं। आपको लगता है कि ये बहुत बुद्धिजीवी आदमी है। या मैं अगर डीटीसी की बस में या मेट्रो में एक अगर इंग्लिश की किताब लेके चलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास के जो तमाम लोग हैं वो मेरे आभा मंडल में सिर्फ इसलिए आ जाएंगे क्योंकि मैं गाब्रिएल गार्सिया मार्क्वेज का एक नॉवेल हाथ में लेकर खड़ा हूं, या फिर मैं किसी एक नए जो इंग्लिश के राइटर्स हैं उनका कोई नॉवेल लेके खड़ा हूं। या मैं अगर आपसे कहूं कि फुटबॉल मैं रात के 3 बजे रात तक जग के देखता हूं तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स का दीवाना है। असल में स्थितियां ऐसी नहीं है। असल में क्या है कि हम कहीं ना कहीं इस चीज से परेशान हैं कि हम हिंदी वाले हैं, हम डरे हुए हैं, हम दबे हुए हैं, इसलिए हमें इंग्लिश की किताबें पसंद आती हैं, इसीलिए हम इंग्लिश की किताबें खरीदते हैं। मुझे लगता है कि अगर हिंदी की किताबों का प्रचार प्रसार उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से इंग्लिश की किताबों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में और बेहतर ही होगा, मुझे लगता है कि भले हम पीछे ना छोड़ पाए लेकिन हम एक कड़ी टक्कर जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत खूबसूरत लिखा गया है इससे पहले भी। आखिर में शिवेंद्र, ब्रीफली, लोग बहुत सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं कि हम भी अपनी किताब लिखें, अपने एक्सपीरियंस, उनके पास बहुत सारा अच्छा तजुर्बा है, दिमाग में विचार हैं, कहानियां हैं सुनाने के लिए, लेकिन वो शुरुआत नहीं कर पाते। तो कैसे शुरुआत की जाए? कुछ नहीं करना है। अगर घर में पेंसिल और पेन या जिस बॉल पेन डायरी में लिखना है डायरी में लिखें, डेस्कटॉप पे लिखना है डेस्कटॉप पे लिखें, लैपटॉप पे लिखना है लैपटॉप पे लिखें। जब आप लिखना शुरू करेंगे, लिखने की एक आदत डालनी होगी। सबसे बड़ा संघर्ष जो होता है वो लिखने की आदत डालने का होता है। अगर आपने लिखने की आदत डाल ली तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस यही मुझे लगता है, और तो कोई बहुत बड़ा कोई मूल मंत्र है नहीं इसका। शिवेंद्र, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और उम्मीद करते हैं आपकी किताब बहुत पढ़ी जाएगी, बहुत सराही जाएगी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।